चैप्टर इन एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन हो चुका है। इसमें सारी टर्म आपको बताई जा चुकी हैं। साइनोहाइड्रेन, जब आप किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड को किससे रिएक्शन कराएंगे? HCN से, यानी NaCN प्लस HCl से, तो साइनोहाइड्रेन बन रहा था। एसिटल मतलब एल्डिहाइड और अल्कोहल को रिएक्ट कराना था। सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजाइड NH2CO NH2 से, फिर उसके बाद एल्डोल। तो आपको याद हो कि दो एल्डिहाइड अगर सेम ले रहे थे आप, ठीक है, तो एल्डोल बन रहा था, डिफरेंट ले रहे थे आप तो क्रॉस एल्डोल। हेमी एसिटल, जब एक ही बार आपको कराएं अल्कोहल और एल्डिहाइड की रिएक्शन, तो एक हाइड्रोक्सी ग्रुप और एक एल्कोक्सी ग्रुप उसी कार्बोनिल ग्रुप के साथ आ जाते हैं। ऑक्साइन NH2OH यानी हाइड्रोक्सिल एमीन की रिएक्शन के बाद बनने वाले प्रोडक्ट का नाम था कीटल। एथिलीन ग्लाइकॉल को कीटोन से अगर आपने रिएक्शन कराई थी तो कीटल बना था। आइमीन, अमोनिया की रिएक्शन, अमोनिया की रिएक्शन आपने जब न्यूक्लियोफिलिक है ना एडिशन रिएक्शन कराई थी काहे की कार्बोनिल कंपाउंड से, तो आइमीन बना था। 2,4-DNP डेरिवेटिव, बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट था ये। 2,4-DNP रिएजेंट जिसकी रिएक्शन के बाद ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट मिलता है आपको और आइडेंटिफाई होता है कार्बोनिल ग्रुप यानी एल्डिहाइड है कि कीटोन। उसके बाद सिफ बेस, सिफ बेस मतलब आपने कोई भी अमीन लिया, ठीक है, RNH2 उसकी रिएक्शन कराई तो सब्स्टिट्यूटेड आइमीन बनते हैं यानी सिफ बेस बनते हैं। 12.2 सारे नॉमेनक्लेचर, 12.3 12.4 ये आपको बता दिए गए हैं, आपने कर लिए हैं खुद से, अटके रहे थे तो आप जानेंगे, पूछे नहीं होंगे तो। 12.5 के सारे स्ट्रक्चर बता दिए गए हैं। 12.6 में आते हैं हम लोग, तो 12.6 में आपको एक तरफ से रिएक्शंस थी ये बता दी गई हैं कि नहीं, वो देख लें। हाँ भाई, कोई बताएगा मुझे कि ये 12.6 हुआ है या नहीं? साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड से रिएक्शंस करानी थी इन सभी रिएजेंट की। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हो गई है, चलो ठीक है। तो फिर 12.7 हुआ है या नहीं? 8 हो चुका है, 9 हो चुका है, 10 में आ रहा हूं मैं, मुझे याद आ रहा है 10 और 11 आपको बताना था। राइट स्ट्रक्चरल फार्मूलेज एंड 10th वाला, an organic compound with the molecular formula C9H10O, तो C9H10O ये कुछ सस्पेक्ट दे रहा हो कि ये बेंजेनॉइड स्ट्रक्चर है। बेंजेनॉइड मतलब जिसमें बेंजीन होगी, रीजन उसका क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन कंपेरेबल नंबर पे हैं और 6 से ज्यादा कार्बन आपको दिख रहे हैं, तो 6 या 6 से ज्यादा कार्बन हो और कंपेरेबल नंबर पे कार्बन हाइड्रोजन हो तो उसमें बेंजीन रिंग होती है। तो ये आइडेंटिफिकेशन थोड़ा सा क्लू मिल चुका है। आगे ये 2,4-DNP डेरिवेटिव से रिएक्शन कर रहा है, मतलब ये कार्बोनिल कंपाउंड है, या तो एल्डिहाइड है या कीटोन। reduces tolerance reagent and undergoes Cannizzaro reaction। ये दोनों से ये समझ में आ गया हो अगर आपको कि टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्शन करना है मतलब कंफर्म है कि एल्डिहाइड है, कीटोन नहीं है। फिर दूसरा कि कैनिजारो कर रहा है मतलब एक ऐसा एल्डिहाइड जिसमें जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मैं बेंजीन बना रहा हूं तो एल्डिहाइड ग्रुप मुझे क्या करना चाहिए, 3 जो कार्बन बच रहे हैं उनसे ना जोड़ के मैं डायरेक्ट CHO बेंजीन से जोड़ू। क्यों?
क्योंकि अगर मैं इन 3 कार्बन का यूज करूंगा तो एक तो एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा, तो एक कार्बन फिर एक ब्रांच में भी करूंगा अगर, और फिर CHO जोड़ूंगा तो भी इस पे अल्फा हाइड्रोजन बचेगा। मतलब ये स्ट्रक्चर अगर बनाने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अल्फा हाइड्रोजन यहाँ भी है, और एक और स्ट्रक्चर ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 3 लगातार कार्बन रख लिए जाए तो भी केस ऐसा आ रहा है कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन मिल रहा है आपको। तो अल्फा हाइड्रोजन ना हो ऐसा एल्डिहाइड बनाना है अगर आपको, तो आप पहले CHO ग्रुप को, है ना, बेंजीन से डायरेक्ट अटैच करिए। तो फायदा ये है कि बेंजल्डिहाइड कैनिज़ारो रिएक्शन देता है, आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि बेंजल्डिहाइड अंडरगोज कैनिज़ारो रिएक्शन और टॉलरेंस टेस्ट भी दे देगा। तो यानी अपना अपना कितना कार्बन क्लियर हो गया, 6 + 1 7 क्लियर। अब 2 कार्बन बच रहे हैं कि वो कहां जाए, तो उसके लिए आगे लिखा हुआ है ऑन विगरस ऑक्सीडेशन इट गिव्स 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब यहां से मुझे इस कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से ये बन रहा है, मतलब 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, जिससे ये पता चल रहा है कि उसके एडजेसेंट ही पोजीशन पे दोनों कार्बन लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपने ये तीसरा कार्बन तीसरी जगह लिया तो यहाँ 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बनता, जो कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए नहीं बोला है, बोला है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों ये है कि मैंने इस फार्मूले को देखते से ये समझा कि बेंजीन है ही है, तो बेंजीन में 6 कार्बन मेरे यूटिलाइज हो गए, बचे 3 कार्बन। तो उसने जो पहला फैक्ट दिया कि 2,4-DNP डेरिवेटिव हो सकता है, तो या तो कीटोन हो सकता है या तो फिर एल्डिहाइड। तो अगली लाइन में उसने कहा कि वो टॉलरेंस टेस्ट दे रहा है, जहां से ये कंफर्म हो गया कीटोन तो नहीं, एल्डिहाइड है। अब एल्डिहाइड कैसा कि उसमें वो कार्बन के बाद आएगा कि डायरेक्ट बेंजीन से अटैच होगा, इसके लिए एक टर्म आई कि वो कैनिज़ारो रिएक्शन कर रहा है। मतलब यहां से ये कंफर्म हो गया कि CHO ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन से अटैच करना है, ठीक है। अब आगे लास्ट प्रोडक्ट से ये पता चला कि बाकी जो बचे हुए कार्बन कहां अटैच करूं, तो जो प्रोडक्ट दे रहा है मुझे बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, यही 1,4 बोलता तो आप यहां और यहां जोड़ते 4th पोजीशन पे, तो बाकी बचे हुए कार्बन आपको कहां पे जोड़ने हैं, जस्ट बगल में, यानी एल्डिहाइड के बाद वाले ही कार्बन पे, क्योंकि इसी का विगरस ऑक्सीडेशन करोगे तभी काहे में कन्वर्ट हो पाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में ये। और अगर आपको याद हो KMnO4 KOH डालने पे, यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालने पे, एल्किल के कितने भी कार्बन होंगे सभी एक कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। CHO बड़ी आसानी से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आप रिएजेंट अपने तरफ से लिखना चाहें तो KMnO4 KOH डालने से ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा। एक रिएक्शन हो गई। 3 नंबर पाने आपको, अगर ऐसा क्वेश्चन 3 नंबर का आया तो 3 रिएक्शन आप मिनिमम लिख दीजिए और नाम लिख दीजिए। तो ये आपको नाम क्या दिख रहा है 1 पे 2 पे, तो 2 इथाइल बेंजल्डिहाइड, ये आपका कंपाउंड है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको दिया गया है C9H10O। फिर 2 रिएक्शन और बना दीजिए, टॉलरेंस टेस्ट दिखा दीजिए और 2,4-DNP या कैनिज़ारो तो दिखाना कंपलसरी है क्योंकि वो बोला ही है कि कैनिज़ारो दिखा रहा है। तो 3-4 रिएक्शंस में आप 3 मिनिमम लिख दीजिए। अगर आप समझ पा रहे हो कि जैसे मुझे इसका क्या करना हो, 2,4-DNP डेरिवेटिव बनाना हो, कैनिज़ारो करना हो, तो कैनिज़ारो में आप 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए। 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो एक का रिडक्शन करा दीजिए। किसका यूज करते हैं आप, कंसंट्रेटेड NaOH का। तो एक एल्डिहाइड अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और एक एल्डिहाइड करस्पॉन्डिंग सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक रिएक्शन हो गई।
जो लास्ट में लिखी हुई थी। दूसरी रिएक्शन ये हो गई। तीसरी रिएक्शन टॉलरेंस टेस्ट अगर दिखाना हो तो बेंजल्डिहाइड लिया और जो एडजेसेंट कार्बन पे एथाइल ग्रुप था, टॉलरेंस टेस्ट दिखाना हो या 2,4-DNP के साथ रिएक्शन करानी है तो आप टॉलरेंस रिएजेंट लिख दीजिए और इस कंपाउंड को कन्वर्ट कर दीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड में। जो जुड़ा हुआ है उसे चेंज मत करिए, जहां है वैसा ही रहने दीजिए। सिल्वर को प्रेसिपिटेट होते हुए दिखा दीजिए, अमोनिया निकलते हुए और वाटर। यहाँ पे इसके साथ आप बेसिक मीडियम दिखा दीजिए कि ये बेसिक मीडियम में रिएक्शन कर रहा है। ये टॉलरेंस टेस्ट हो गया आपका थर्ड। तो 3 नंबर तो यहीं से मिल जाने हैं। और आगे अगर 2,4-DNP से भी रिएक्शन करानी है यानी फोर्थ, तो आप फिर लीजिए इसी कार्बोनिल कंपाउंड को यानी एरोमेटिक एल्डिहाइड। 2,4-DNP रिएजेंट अगर आपको याद हो H2NNH, देन इस NH से जुड़ी हुई थी बेंजीन रिंग। इस रिंग के 2 और 4 पे NO2 था। प्रोडक्ट बनाते समय आपको सजेशन ये दी गई थी कि H2O लॉस कराइए, डबल बॉन्ड से आके जोड़ दीजिए। तो जो प्रोडक्ट है 2,4-DNP डेरिवेटिव वो कुछ इस तरह से यहाँ NO2 और यहाँ नाम में दिक्कतें हो तो इसका नाम दिया ही गया है बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपका बता दिया गया 2-एथाइल बेंजल्डिहाइड है। उसके बाद रिएक्टेंट के नाम लिखने की जरूरत नहीं है। 2,4-DNP रिएजेंट, 2,4-DNP डेरिवेटिव। उसके बाद ये आपका अगर आपको नंबरिंग करना हो तो यहाँ से 1, 2 पे इथाइल, फिर बेंजीन है आपका फिनाइल। तो 2-इथाइल फिनाइल मेथेनॉल, ये ब्रैकेट में आएगा क्योंकि ब्रांच है ये आपकी, तो ब्रांच ब्रैकेट में लिखें ना लिखें आपके ऊपर है, क्योंकि 1 नंबर लिखना होता है नहीं लिखना होता है वो आपके ऊपर है। 2-इथाइल फिनाइल मेथेनॉल। उसके बाद इसमें आप सीधे सोडियम सॉल्ट लिख दीजिएगा। जहाँ इनऑर्गेनिक मॉइटी आ जाती है तो वहाँ पे आप इनऑर्गेनिक नेम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और कोई बचा, हाँ, तो ये आपका 1 नंबर पर आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 पे आ जाएगा इथाइल यानी 2-इथाइल बेंजोइक एसिड। तो ये सारी रिएक्शंस जो भी कर रहा है ये कंप्लीट आपका 12.10 का आंसर। जो नाम ना बने वो आप बता देंगे मुझे। इतना काफी था समझाना। अब आ जाते हैं 12.11 में, पढ़ते रहे उसे। और जैसे क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं कहीं भी रेफरेंसेस में या सैंपल पेपर्स में, उन्हें सॉल्व जरूर करिएगा। एक क्वेश्चन इस तरीके का जरूर बनता है जिसमें एक मॉलिक्यूलर फार्मूला दे देगा और चैप्टर की रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करके आपको रिएक्शन खुद बनानी पड़ेंगी। कई बार ये और में भी नहीं रहता है, यानी आपकी मजबूरी कि इसे करना ही पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट सेगमेंट में है एक और उसी जैसा क्वेश्चन। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H16 है। यहाँ आपको डबल दिख रहा है यानी एलिफेटिक कार्बन की चेन है। C8H16O2, मतलब O2 होने पे बच्चों 2 चीजों के सस्पेक्ट हैं, या तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है या तो एस्टर। आगे जैसे ही टर्म लिखी हुई वॉज हाइड्रोलाइज्ड, मतलब कन्फर्म है एस्टर।
क्योंकि हाइड्रोलिसिस एस्टर का ही होता है और उसके बाद जो प्रोडक्ट मिलते हैं आपको वो आगे लिखा ही है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल मिल रहा है। मतलब कंफर्म है कि C8H16O2 जो दिख रहा है वो एस्टर है, यानी उसके सर पे ही लिख दीजिए आप। तो 12.11 के मॉलिक्यूलर फार्मूले को देखूं C8H16O2, तो ये आपका हो चुका है एस्टर, RCOR डैश, यानी डिफरेंट भी होते हैं एल्किल ग्रुप, सिमिलर भी हो सकते हैं, तो ये एस्टर ही है, क्योंकि पहचान बता रहा है कि इसके हाइड्रोलिसिस के बाद आपको दो चीजें मिल रही हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। तो एस्टर के हाइड्रोलिसिस से यही दो चीजें बनती हैं। आगे कि कहाँ पे ये COO ग्रुप लेके आऊं, कितना एल्काइल ग्रुप इधर और कितने कार्बन उधर रखूं, इसके लिए वो आगे कह रहा है कि अगर ऑक्सीडेशन करा रहे हो C का यानी अल्कोहल का, तो मिल रहा है आपका B। मतलब दोनों के कार्बन बराबर होने चाहिए, क्योंकि हमने ये सुना है कि अल्कोहल से डायरेक्टली आप कार्बोक्सिलिक एसिड पा सकते हो, ठीक है, कार्बन बढ़ेंगे घटेंगे नहीं, तभी अल्कोहल से क्या पाओगे आप, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मतलब टोटल कार्बन कितने हैं अपने पास, 8, जिनमें 4 इक्वल डिवाइड कर देने, ठीक है। उसके बाद कह रहा है C का ही डिहाइड्रेशन करने पे आपको ब्यूट1 मिल रहा है, मतलब कुछ इस तरह से इसका एस्टर का फार्मूला बन सकता है, यहां ध्यान दीजिएगा। चौथे कार्बन पे आप ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप लाइए और इधर भी 4 कार्बन रखिए। तो बच्चों अगर याद आए कि RCOR के हाइड्रोलिसिस से RCOH बनता था, इस RCO का पार्ट ये पूरा काय में कन्वर्ट हो जाता था, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और R डैश आपका अल्कोहल में कन्वर्ट होता था। तो R डैश में इतने कार्बन रखो कि वो 4 कार्बन वाला ही अल्कोहल बन पाए, क्योंकि उसी के ऑक्सीडेशन के बाद आप फिर ये कार्बोक्सिलिक एसिड पाओगे। तो मतलब इधर 4 एस्टर के साथ और 4 आपके उस ऑक्सीजन से जुड़े R डैश पे, दोनों तरफ कार्बन ईल्ड होने वाले 4 ही होने चाहिए। तो अब इसे बैलेंस अगर आप करते हैं हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन गिन लीजिए आप, हाइड्रोजन गिना तो 5 + 2 7 9 11 13 + 3 16 और 8 क्या हो गए आपके कार्बन। तो 8 कार्बन 16 हाइड्रोजन और ये रहे 2 ऑक्सीजन। फार्मूला क्लियर हो चुका हो कि C8H16O2 ये फार्मूला है। नाम बच्चों, एस्टर के नोमेनक्लेचर में ऑक्सीजन से जुड़े हुए इस अल्काइल ग्रुप का नाम सबसे पहले आता है, तो ये सीधा सीधा है, तो N ब्यूटाइल, 4 कार्बन सीधे सीधे N ब्यूटाइल। फिर इधर कार्बन गिनते हैं 1 2 3 4 कार्बन यानी ब्यूटेन, और सफिक्स लगाया जाता है O8। तो ये N ब्यूटाइल ब्यूटेनोएट, N ब्यूटाइल ब्यूटेनोएट, जिसका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो आपको मिल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड विथ 4 कार्बन, और 4 कार्बन वाला ही अल्कोहल मिल रहा है। तो ये है ब्यूटेन 1 और ये है ब्यूटेनोइक एसिड। अगर किसी के दिमाग में एक सस्पेक्ट चल रहा हो कि क्यों सर जरूरी है क्या लीनियर जोड़ूं, ब्रांच करके जोड़ देता हूं, तो बच्चों आपको याद ये रहे, ठीक है, कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में तब होता है जब प्राइमरी अल्कोहल लिया जाता है। प्राइमरी अल्कोहल से यानी RCH2OH से ही RCOH बनता है। और याद हो आपको डेकेनॉल से डेकेनोइक एसिड तक गया था, यानी कार्बन के नंबर्स नहीं चेंज हुए थे, और दूसरा प्राइमरी अल्कोहल ही कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ था। क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर कीटोन दे देता है
और टर्शियल अल्कोहल एल्कीन्स तो सब चेंज नहीं होता है, इसलिए आप केवल प्राइमरी वाला लेते जाएं, यानी सीधे सीधे लेंगे आप। तो टर्शियरी तो लेने गलती नहीं, सेकेंडरी लेके कीटोन नहीं बनाना क्योंकि मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड कह रहा है, प्राइमरी ही ले सकता हूं, इसलिए लीनियर चेन ली। तो ये आपका बन गया है बी कंपाउंड और ये बन चुका है सी। सी उठाइए और उसका ऑक्सीडेशन करते हुए दिखाइए। तो ये रहा आपका प्राइमरी CH2OH यानी ब्यूटेनॉल, यानी कंपाउंड सी जो था उसका ऑक्सीडेशन करा रहा हूं। तो जिस रिएजेंट के साथ कह रहा है उसका नाम देखिए, क्रोमिक एसिड बोल रहा है, तो H2CrO4 ये क्रोमिक एसिड हुआ। इससे बनेगा CH3 CH2 CH2 COOH। तो ब्यूटेन 1 से ब्यूटेनोइक एसिड जो ये बना है आपका, ये कंपाउंड बी बन चुका है, किससे? सी से। थर्ड, फिर आपको ब्यूटेनॉल लेने के लिए कह रहा है और इसका डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन कराने पे यानी H2O निकालने पे आपको याद हो कि अल्फा से फंक्शनल ग्रुप, बीटा से हाइड्रोजन अगर आप निकालते तो इसी को डिहाइड्रेशन कहोगे। OH निकालो, H निकालो तो यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, मतलब CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 नाम ब्यूट 1। ये 3 नंबर लायक क्वेश्चन, 3 रिएक्शंस, सबके नाम और रिएक्शन। तो ये एस्टर था बच्चों। एस्टर का नाम लिखते समय सफिक्स में O8 लगाते हैं। ऑक्सीजन से जुड़े हुए अल्काइल ग्रुप को सबसे पहले लिखते हैं। एन ब्यूटाइल लिखने का मतलब सीधी लीनियर चेन है 4 कार्बन की। एन ब्यूटाइल ब्यूटेनेट मतलब 4 कार्बन वाला एस्टर। ठीक है, ये था आपका 12.11। 12.12 कंप्लीट हो चुका है। 12.13 में 2 केमिकल टेस्ट बचे थे लिखाने के लिए, थर्ड और फोर्थ। थर्ड और फोर्थ बचा है, तो आगे पहले वर्बली सुन लें, क्योंकि अगर आपको रिएक्शन भूल गए, ठीक है, तो भी क्या याद होना चाहिए, मतलब लैंग्वेज अगर लिखा है तो 1 नंबर का आता है तो इतनी दिक्कतें नहीं। तो बच्चों एक कॉमन अगर डिफरेंस समझ में आना चाहिए जो किताब से NCERT से, फिर एक अलग से भी अगर सुनना हो पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा। एक है फिनॉल FeCl3 से अगर रिएक्शन करेगा तो वायलेट कलर देता है, यानी कलरेशन अलग अलग आपको दिमाग में रखना है। या एक काम करते हैं, पहले जो रिएक्शन हो और ना हो ऐसा करके। पहले क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है राइट अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश फॉलोइंग कंपाउंड, फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड। फिनॉल और बेंजोइक एसिड दिया गया। बेंजोइक एसिड की रिएक्शन अगर तुम बेकिंग सोडा से कराओगे, NaHCO3 जो पीछे रिएक्शन थी, तो कार्बन डाइऑक्साइड एफरवेसेंस के साथ निकलेगा और फिनॉल के साथ ये रिएक्शन नहीं होगी। तो एक ये आपका तरीका हो सकता है, ठीक है। और दूसरा तरीका कि FeCl3 ज्यादा सुटेबल यही है, तो एक अलग कलर देगा, एक दूसरा अलग। तो ये इससे ज्यादा जरूरी है बेंजोइक एसिड और इथाइल बेंजोएट वाला, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन लंबा है, पहले उससे समझा दूं मैं। यहाँ पे आपको बेंजोइक एसिड और इथाइल बेंजोएट बोला है। बेंजोएट मतलब आप CO जोड़िए और C2H5। अब ये एस्टर है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो जैसे ही दोनों में कोई केमिकल रिएजेंट डालोगे, ठीक है, ये भी बेंजोइक एसिड वाली ही रिएक्शन करेगा, क्योंकि इसके हाइड्रोलिसिस से बेंजोइक एसिड बनेगा
और एथेनॉल बनेगा। अगर आपको समझ में आया कि अभी जो लिंक क्वेश्चन किया है उसी से रिलेटेड था, इसलिए पहले इसको प्रायोरिटी दी मैंने इस क्वेश्चन को। बच्चों ऐसा है कि C2H5 यानी ये ऑक्सीजन जुड़े अल्काइल ग्रुप को सीधे काय में कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको, अल्कोहल। तो ये अल्कोहल बन गया एथेनॉल, और ये वाला पार्ट पूरा जो CO वाला होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब कोई भी रिएजेंट अगर मैं डालता हूँ बेंजोइक एसिड से रिएक्शन करने वाला, तो ये भी करेगा, ये कंपाउंड A हो गया और ये कंपाउंड B हो गया, और ये भी करेगा क्योंकि इसमें भी बेंजोइक एसिड बनेगा। तो ऐसी कोई रिएक्शन नहीं कर रहा हूं मैं जो उसमें बेंजोइक एसिड रिस्पॉन्ड करे। तो ऐसी रिएक्शन मैं कराने की कोशिश करूं जिसमें एथेनॉल रिस्पॉन्ड करे। ठीक है, कौन ना रिस्पॉन्ड करे? बेंजोइक एसिड। तो अगर समझो कि मैं दोनों का अगर करा दूं आइडोफॉर्म, कुछ याद आए आपको? आइडोफॉर्म रिएक्शन या आइडोफॉर्म टेस्ट ऐसा था जिसमें ना एथेनॉल रिस्पॉन्ड करता था। ठीक है, यानी जितने भी कंपाउंड्स में आपको एस्टाइल ग्रुप थे CH3CO, वो सब रिस्पॉन्ड कर रहे थे आइडोफॉर्म के लिए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं रिस्पॉन्ड करते हैं, तो वो वाला भी और ये वाला बेंजोइक एसिड दोनों ही रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए, लेकिन एथेनॉल करेगा। तो जब आप कंपाउंड बी को आइडोफॉर्म टेस्ट कराओगे, ये कंपाउंड बी जो दिख रहा है इथाइल बेंजोएट, इसमें आइडोफॉर्म कराने के लिए आप क्या क्या डालोगे? तो अगर आपको याद हो कि हम सर NaOH डालते थे इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन, तो हमें येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलता था आइडोफॉर्म का। तो ये इसलिए बनेगा क्योंकि एथेनॉल प्रेजेंट है और उसमें नहीं है। तो यानी कंपाउंड ए को अगर आप है ना आइडोफॉर्म टेस्ट कराते हो तो नो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, यहाँ येलो कलर प्रेसिपिटेट ऑफ आइडोफॉर्म इज फॉर्म। इथाइल बेंजोएट की ये रिएक्शन आप याद रखिएगा, इथाइल बेंजोएट हाइड्रोलिसिस के बाद एथेनॉल देता है और इस साथ ही साथ बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड वाली रिएक्शन अपने को नहीं करानी। रीजन ये है कि बेंजोइक एसिड दोनों में है तो दोनों रिस्पॉन्ड कर जाएंगे, तो फिर डिस्टिंग्विश नहीं हो पाएंगे। डिस्टिंग्विश करना है तो कोई एक ऐसी रिएक्शन जिसमें वो टेक पार्ट ना करे, ये बस करे। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन कौन सी है? आइडोफॉर्म टेस्ट। तो आइडोफॉर्म टेस्ट सेकंड वाला देगा, फर्स्ट वाला नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 जो आपको दिख रहा है पूरे कन्वर्जन्स हैं, तो मैं छापा छाप तो कर दूंगा, छाप तो दूंगा। एक बार आप जो लोग भी रेगुलर पढ़े हों तो बन जाए ऐसा, लेकिन है बड़ा डिफिकल्ट पार्ट की चैप्टर के सबसे है ना पूरा रिवीजन हो जाता है उसके बाद बनता है। तो अगर आपको मेरे वर्बल से समझ में आए कुछ, इसका मतलब कि आप पढ़ रहे हैं, और नहीं तो इसका मतलब कि हमें कुछ नहीं। फिर हम लिखेंगे और NCERT सोल्यूशन जैसा जैसे कि है ना रेफरेंसेस में छपा छपाया मिल जाएगा, वैसे ही आप भी छाप लो। तो मैं पाथवे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देख लें। साथ में मुझे थोड़ा बोर्ड का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो ये मैं साफ रखता हूँ। लिखें ऐसा टाइप का नहीं, अभी फिलहाल समझने के जैसा है। एक सीक्वेंस से फिर लिख दूंगा मैं, पहले समझ लें। 12.14 में कह रहा है कि आप ये कन्वर्जन है, तो दो कन्वर्जन है बड़े बड़े 14 और 15, यानी कुल मिला के नैया इस चैप्टर के यहीं से पार होने वाली है अगर ये बन गए आज से। तो हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड्स फ्रॉम बेंजीन? ये सब बनाने हैं आपको बेंजीन से। You may use any inorganic reagent and any organic reagent having not more than one carbon atom. Mandatory condition है कि आप कोई भी यूज करिए, लेकिन कार्बन एक का ही हो, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आपको बनाना है पहले बेंजीन से मिथाइल बेंजोएट। मिथाइल बेंजोएट बनाना है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, बेंजीन तो लेना ही है हर बार, बनाते क्या जाना है? मिथाइल बेंजोएट। ये रहा मिथाइल बेंजोएट। तो पहले दिमाग में ये आना चाहिए कि जिससे बनाना तो बाद में देखें, पहले ये क्या है? सर ये एस्टर है, और एस्टर बनाने की एक ही प्रोसेस सीखिए,
एस्टर बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से। तो अगर अपन को ये समझ में आया कि ये मिथाइल है, यानी मेथेनॉल अगर ले लूंगा तो चल जाएगा। मेथेनॉल की रिएक्शन मैं अगर बेंजोइक एसिड से करा तो ये एस्टर बन जाएगा। तो बेंजोइक एसिड बेंजीन से बना लूं और मेथेनॉल अपने से रिएजेंट डाल दूंगा, दिमाग चलेगा। तो बेंजीन से बेंजोइक एसिड कैसे पाथवे पहुंचा जाए, तो बेंजीन से फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन अगर आप कराते हैं, एल्काइलेशन का मतलब CH3Cl डालेंगे एनहाइड्रस AlCl3 की तरह, तो बेंजीन में आराम से बन जाता है टॉलुइन। ये पिछले साल की रिएक्शन है, बेंजीन से टॉलुइन आराम से बना लीजिए। फिर इस टॉलुइन का KMnO4 की वजह से ऑक्सीडेशन करा लीजिए, इसी चैप्टर में बेंजोइक एसिड की सबसे इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन। या टॉलुइन से सीधे क्या बना लीजिए, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड की रिएक्शन अगर आप मेथेनॉल से कराते हैं तो ये मिलेगा मुझे एस्टर। इस तरह से पाथवे बनाना पड़ेगा कि अगर आप बनाना क्या चाह रहे हैं और किससे बनाना चाह रहे हैं। तो पहली बात तो जो बनाना चाह रहे हैं वो किससे रिसेंटली बनेगा, तो उससे डायरेक्ट बनने वाली चीज क्या है वो पहले प्रेडिक्ट करेंगे। फिर मुझे जो दिया गया है उससे वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है, ये है कन्वर्जेंस का पाथ। मतलब मैं बनाना चाहता हूं एस्टर, तो एस्टर बनाने के लिए मुझे चाहिए दो चीजें, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्कोहल तो कंपलसरी है कि इधर R वाला ही लेना पड़ता था, याद करिए कि ऑक्सीजन जुड़े अल्काइल ग्रुप का ही अल्कोहल लेना पड़ता था, तो वो वहीं से फाइनल है कि मेथेनॉल लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इधर वाला पार्ट क्या हो सकता है, बेंजोइक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल लेने पे ही एस्टर बनता है। ठीक है, तो इधर वाले पार्ट के लिए आप बेंजोइक एसिड चाहिए आपको। अब ये बेंजोइक एसिड इस बेंजीन से ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पाथवे आपका पहले वाले में। दूसरे वाले में लिखा हुआ है मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनाओ। मेटा नाइट्रो कोई दिक्कत नहीं है, आप बेंजोइक एसिड तक पहुंच ही चुके हो, कैसे जाना है बेंजोइक एसिड का, फिर उसी का करा दो नाइट्रेशन। यानी आगे सेकंड वाले में भी यही पाथवे चलेगा, बस यहां तक सेकंड पाथवे सही है। फिर यहां पे करा दो नाइट्रेशन, HNO3H2SO4। तो अगर आपको याद हो कि बेंजोइक एसिड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद मेटा पोजीशन पे कौन आ जाएगा, नाइट्रो। तो ये बन जाएगा आपका क्या, बेंजोइक एसिड में मेटा पे आ जाएगा नाइट्रो। तो आप अगर शुरू समझ रहे हैं कि बेंजीन से पहले बेंजोइक एसिड बना लिया, ये कॉमन पाथवे, फिर बेंजोइक एसिड का करा दिया नाइट्रेशन, ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर HNO3H2SO4। अगला है बनाना है अपने को कौन, पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। तो अगर ध्यान से देखना पाथवे, मुझे पैरा पे ले जाना है तो बेंजोइक एसिड बना के नहीं करूं, मैं क्या करूं, पहले टॉलुइन को नाइट्रेशन करा दूं। तो टॉलुइन का नाइट्रेशन कराऊंगा तो टॉलुइन आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, और यहां नाइट्रो पैरा पोजीशन पे आ जाएगा। फर्दर उसका मैं करा दूं क्या, KMnO4 के वजह से ऑक्सीडेशन, तो ये सीधे मिथाइल काय में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में, और नाइट्रो जहां था वहीं रह जाएगा। पाथवे फिर समझे, बेंजीन से टॉलुइन बनाना कोई दिक्कत नहीं थी, आपने फिर अल्काइलेशन करा दिया। टॉलुइन का नाइट्रेशन कराना इसलिए जरूरी है क्योंकि पैरा पोजीशन पे ले जाना है, क्योंकि अगर मैं बेंजोइक एसिड बनाने के बाद नाइट्रेशन कराऊंगा तो मुझे मेटा पे मिल जाएगा, और मुझे बनाना है पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो मैं पहले आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बनाऊं, जुड़वाऊं बेंजीन में, फिर पैरा पोजीशन पे नाइट्रो जुड़वाऊं, फर्दर ऑक्सीडेशन करा दूं तो मिथाइल काहे में कन्वर्ट हो जाए कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो गया
लास्ट नहीं, अभी फोर्थ है, फिनाइल एस्टिक एसिड। बेंजीन से फिनाइल एस्टिक एसिड बनाना है, फिनाइल एस्टिक एसिड। ये सब नाम आपको उस टेबल पे दिए थे, इसलिए बोल रहा था कि कॉमन नेम IUPAC दोनों याद रखिए, नहीं तो फिर कन्वर्जन क्या होगा। तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये CH2COH, तो मिथाइल वाला पाथवे तो ठीक ही है, यानी फ्रीडल क्रॉप एल्काइलेशन कर दिया पहली स्टेप में, यानी टॉलुइन बन जाएगा। टॉलुइन से आप क्लोरीन की रिएक्शन करा दो HNu की प्रेजेंस में, तो आपको बेंजीन में क्या जुड़ता हुआ दिखेगा, टॉलुइन के बाद यहाँ CH2Cl आ जाएगा। इस CH2Cl को आप रिप्लेस करा दो साइनाइड से, तो साइनाइड यहाँ क्या आएगा, साइनाइड का करा दोगे हाइड्रोलिसिस, तो ये CH2COH में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले तो नाम बने, फिर मैकेनिज्म देखना क्या दिमाग लगाया मैंने। पहले तो बेंजीन थी मेरे पास और ये था, तो मुझे ये समझ में आ रहा था एक कार्बन यहाँ, फिर एक कार्बन ये लाना पड़ेगा, यानी 2 कार्बन लाने पड़ेंगे। एक कार्बन आसानी से लाया जा सकता है टॉलुइन में, ये फ्रीडल क्रॉस एल्काइलेशन करा के, फिर एक और कार्बन इंट्रोड्यूस करना है तो बिना साइनाइड की मदद से हो नहीं पाता है। तो अपन क्या करें कि यहाँ पे टॉलुइन का क्लोरीनेशन कराएं, तो क्लोरीनेशन कराने पे क्लोरीन आराम से sp3 पे जाके जुड़ता था, चैप्टर 1 की रिएक्शन है। क्लोरीन के आते से क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन आराम से साइनाइड से हो सकता है, या तो दूसरा पाथवे भी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, यानी पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लो, CH2Cl से MgCl डाल दो, फिर CO2 और H+ डालोगे तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड इंट्रोड्यूस करने के पास पाथवे अपने पास ये है, अल्कोहल से डायरेक्ट ऑक्सीडेशन, अल्कोहल से डायरेक्ट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जितनी भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े, थोड़ा सा याद रखो कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं याद होंगी, कन्वर्जन नहीं बने। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना तक कैसे कैसे बना सकते हैं, तो आप बेंजीन को उस इंटरमीडिएट तक बना के कोशिश करिए कि जैसे उससे कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट हो सके। कन्वर्जन आसान नहीं है, वो पाथवे तभी बनेंगे जब सबकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। 12.15 How will you bring about the following conversions in not more than 2 steps? 2 स्टेप से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो पहला लिखा है प्रोपेनोन टू प्रोपीन, तो प्रोपेनोन से प्रोपीन बनाना है। तो मैं अगर अपने इस साल के ऑर्गेनिक में याद करूं कि एल्कीन कहाँ कहाँ मिला है मुझे बनते हुए, तो एल्कीन मिला है 2 जगहों पे, एक डिहाइड्रोहेलोजिनेशन और एक डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन और डिहाइड्रेशन, ये 2 नाम थे, अगर आपको याद हो कि मेजर प्रोडक्ट इनके एल्कीन्स हुआ करते थे। चाहे आप मेजर माइनर अगर याद करें कि जहां भी किया था, तो ये अल्फा बीटा वाला जो सेंस आया था सबसे पहले डिहाइड्रोहेलोजिनेशन और डिहाइड्रेशन में। अब जो मुझे कन्वर्जन कहा गया, मैं कह रहा हूं ना कि आप पहले प्रोडक्ट तक पहुंचा करिए कि प्रोडक्ट किस तरीके से बना है। तो अगर प्रोटीन बनाना है मुझे, किससे बनाना है वो भी अब देख लें। तो प्रोपेनोन है, प्रोपीन बनाना है। तो प्रोपेनोन से प्रोपीन बनाना, तो पहले आप इसे इस तरह से इंटरमीडिएट में कन्वर्ट करिए जिससे आप एल्कीन बना सकें। तो या तो एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट करिए, तो कीटोन से एल्किल हैलाइड की कोई मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपने नहीं पढ़ी, लेकिन यहाँ पे अगर अल्कोहल आ जाए तो जिसका डिहाइड्रेशन आप कर सकते हैं आसानी से। मतलब अंतर समझिएगा कि आप कीटोन से अल्कोहल में आ सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है कि कीटोन्स को अगर रिड्यूस कर दिया जाए तो सेकेंडरी अल्कोहल बन जाते हैं। Ketones can be converted into secondary alcohol by reducing them. तो रिडक्शन करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे आप बेहतर तरीके से अब तक में समझने लगे हो, NaBH4। अब फिर फर्दर उसका आप कर दीजिए डिहाइड्रेशन, यानी आप इसमें से H2O निकाल दीजिए,
तो ध्यान से देखिए, अल्फा से OH और किसी भी बीटा से आप हाइड्रोजन हटा दीजिए, डिहाइड्रेशन के बाद आपको एल्कीन मिल जाएगा। तो जो पहला कन्वर्जन था प्रोपेनॉन से प्रोपीन बनाना, प्रोपीन मतलब एल्कीन हमें कैसे कैसे बनाना है, तो 2 साल की प्रोसेस अगर आप देखोगे तो हर बार उसमें आपको एक नाम जरूर मिलेगा, 11th में भी और इस साल भी, बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन में 2 टाइप थे, एक डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराना और एक डिहाइड्रेशन कराना। तो आप जो रिएक्टेंट है मेन जिससे कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उससे एल्किल हैलाइड पा पाएंगे कि है ना अल्कोहल पा पाएंगे, वो डिपेंड करता है आपके दिमाग में कि कैसे जल्दी से आपको याद आ जाए। ये था पहला 12.15 का। नीचे नाम लिखना जरूरी है, तो यहाँ पे यही बस है जिसका नाम इधर इधर वाले तो दिए ही हैं, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन टूअल। बाकी इधर उधर वाले के नाम लिखे ही हुए हैं। सेकंड वाले में कहता है बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड बनाइए। ये रहा बेंजोइक एसिड। अब जो मुझे बनाना है उस पर जरूर फोकस करूंगा। बच्चों, बेंजल्डिहाइड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन अगर मुझे सारी याद आए तो कुछ इस तरह से थी कि आप सबसे पहली रोजेनमुंड रिडक्शन पढ़े थे। जब बेंजोइल क्लोराइड से H2PD की रिएक्शन हुई थी तो हाइड्रोजन आके जुड़ गया था, Cl निकल गया था, रोजेनमुंड रिडक्शन एक। दूसरा आपने इटार्ड पढ़ी और बहुत सारे 3-4 एक साथ वहां पे पाए। फिर बेंजीन भी था, बेंजीन से भी आप बेंजल्डिहाइड बना रहे थे। तो इसके पाथवे मैं एक से ज्यादा बना सकता हूं, लेकिन मुझे बोला गया है नॉट मोर देन 2 स्टेप। तो पूरी कोशिश करूं कि 2 स्टेप में निपटाऊं। जैसे ज्यादा अगर लंबा चलूं तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड को ही हटा दूं, बेंजीन बना दूं और फिर बेंजीन से डायरेक्ट बेंजल्डिहाइड बना दूं। एक पाथवे ये हो सकता है। दूसरा ये कि इसे इस तरह के इंटरमीडिएट में बदलूं कि जो बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाए। तो वो एक ही है पाथवे, वो ये कि अगर मैं इसे बेंजोइल क्लोराइड में कन्वर्ट कर लूं, मतलब SOCl2 PCl3 PCl5 किसी से रिएक्शन कराऊंगा तो ये OH हटके यहीं पे आ जाएगा Cl। अगर आपको याद आए ये रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज में आपने पढ़ी थी, 3 एक साथ रिएक्शन लिखी थी। कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH प्लस SOCl2 PCl3 PCl5, जहां OH होता है वहीं पे Cl आ जाता है। ठीक है, तो ये रहा बेंजोइल क्लोराइड जिसका अगर आपने रोजेनमुंड रिडक्शन करा दिया तो आराम से ये बेंजोइल क्लोराइड काहे में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड में। आपको डालना पड़ता है H2Ni या H2PD, पैलेडियम की प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस आप पास कराएंगे तो HCl निकल जाएगा और एक H जाके यहाँ जुड़ जाएगा, यानी बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो इंटरमीडिएट एक फिर मिला आपको बेंजोइल क्लोराइड, क्योंकि मुझे 2 स्टेप में कराना था, इसलिए जिन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए बहुत जरूरी चीज मैंने कहा था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन याद कर लीजिए सेपरेट, जिसे लिखाया भी गया था सेपरेट बकायदे फ्लो चार्ट की तरह, कि बच्चों बेंजल्डिहाइड कैसे कैसे बन सकता है। तो टालुइन से बेंजल्डिहाइड, टालुइन से बेंजल्डिहाइड, टालुइन से बेंजल्डिहाइड 3 बार, और एक बेंजीन से है ना बेंजल्डिहाइड था, गटरमैन कोच रिएक्शन, इटार रिएक्शन थी। ठीक है, तो ये सारा आपने पीछे पढ़ा, और एक था रोजेनमुंड रिडक्शन, जो ये नाम वाली प्रोसेस एक और थी। तो 2 स्टेप में हो गया ये। थर्ड वाले में कहता है मुझे बनाने के लिए एथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। पढ़ते से मुझे कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि डबल कर रहा है कार्बन। मैंने कहा था इस चैप्टर में अगर आपको कार्बन बढ़ते हुए दिखे, एक बढ़ रहा है तो साइनाइड आ सकता है, लेकिन जब 2 या 2 से अधिक बढ़ रहे हैं तो पक्का है कि एल्डोल का सहारा लेना पड़ेगा। बिना एल्डोल के सहारा लिए आपका ना हो पाएगा कन्वर्ट। तो एथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बोल रहा है, तो मैं उस तक पहुंचता हूं। पहले एथेनॉल मिला 2 कार्बन, ब्यूटेनॉल मतलब 4 कार्बन, तो आपको कराना होगा एल्डोल ही। तो पहले तो हम प्रोडक्ट देख,
ये है वो प्रोडक्ट जिसे हमें बनाना है। 1 2 3 3 पे हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन ब्यूटेन और अल इसलिए क्योंकि एल्डिहाइड है। अब इसे बनाना है तो ये आराम से बन सकता है एथेनॉल से, क्योंकि ये प्रोडक्ट आप बना चुके हैं। सबसे पहला एल्डोल यही बनवाया गया था। अगर आप ध्यान से अपना रफ पलटाएंगे तो आपको सबसे पहला एल्डोल यही बनवाया गया था। एल्डोल की डेफिनेशन भी लिखने के लिए मैंने कहा था कि इसी को बनाना। तो ये एल्डोल जो आपने बनाया था वो कैसे कि हमने एथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल लिए थे और डाइल्यूट NOH की प्रेजेंस थी। तो मैकेनिज्म समझाया गया था कि एक इलेक्ट्रोफाइल होगा, एक न्यूक्लियोफाइल होगा। तो न्यूक्लियोफाइल से हाइड्रोजन निकाल के इस इलेक्ट्रोफाइल के ऑक्सीजन के ऊपर जोड़ देना था तो ये OH बन जाता था। तो ये 2 थे तो आपस में जुड़ के एल्डोल बनाते थे। ठीक है, ये एल्डोल कंडेंसेशन था। और अब जो आपको रिएक्टेंट दिया गया, ध्यान से सुनो, एथेनॉल दिया गया है, एथेनॉल नहीं दिया गया है। वो भी घुमाया है थोड़ा सा, तो कोई दिक्कत नहीं है। एथेनॉल से एथेनॉल बनाना बहुत आसान है। आप सिंपली इसे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी डालेंगे, यानी अल्कलाइन KMnO4 CrO3। आपने ये पढ़ा है पिछले चैप्टर में भी और इस चैप्टर में भी। आराम से अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट किए जा सकते हैं एल्डिहाइड में। सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन मिलता है, तो हमको कीटोन चाहिए नहीं, हमको एल्डिहाइड चाहिए जिससे एल्डोल बना लें अपन। ठीक है, तो ये था थर्ड कन्वर्जन। चौथे वाले में चले तो लिखा है बेंजीन से मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन। थर्ड ये हुआ। फोर्थ, बेंजीन से मुझे बनाना है मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन। यानी 2 ग्रुप इंट्रोड्यूस करने हैं, एक एसिटाइल ग्रुप लाना है बेंजीन के ऊपर और एक नाइट्रो ग्रुप। तो दोनों नाम वाली प्रोसेस। एसिटाइल ग्रुप बेंजीन में इंट्रोड्यूस करना मतलब फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन, और नाइट्रो ग्रुप लाना नाइट्रेशन कराना। ठीक है, तो सिंपली बेंजीन का पहले करा दीजिए फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन, मतलब CH3COCl से इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 से। तो आपका COCH3 ग्रुप आ गया एसिटाइलेशन के बाद। 11th 12th दोनों में लगातार ये आप रिएक्शन पढ़ रहे हो। फिर इसका करा दो नाइट्रेशन, HNO3 H2SO4। तो अगर आपको याद हो कि इस चैप्टर में तीनों नाम एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, तीनों मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। तो आप सीधे एसिटोफिनोन से मेटा डायरेक्टिंग आप पा जाओगे, 2 स्टेप में हो जाएगा। तो इसका नाम है एसिटोफिनोन, जो कि कीटोन ग्रुप कंटेनिंग है। तो कीटोन होते हैं मेटा डायरेक्टिंग। तो मेटा डायरेक्टिंग होने के कारण जब आप नाइट्रेशन कराओगे तो आराम से मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा। तो ये हो गए 4 कन्वर्जन 12.15 के। वो स्क्रीनशॉट वोट ले लिया करो, फिर हम मिटा देते हैं तो परेशान हो जाते हो। स्क्रीन से हटें तो इसका मतलब यही कि आपको स्क्रीनशॉट लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 में कह रहा बेंजल डिहाइड से बेंजोफिनोन बनाओ। बेंजल डिहाइड से बेंजोफिनोन। हाँ। अब ये 2 स्टेप में तो ना हो पाएगी, लेकिन अपन 2 स्टेप में दिखा सकते हैं, क्योंकि एक आध स्टेप अपन एरो के है ना ऊपर नीचे 1 2 लिख के खा सकते हैं बच्चों। कारण इसका ये है, कीटोन प्रिपरेशन 3 तरीके से बताएगी। वो पहली थी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, दूसरी थी नाइट्राइल के थ्रू, और तीसरी थी फ्रीडल क्राफ्ट है ना एसाइलेशन।
अब इन तीन प्रोसेस में से पहला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेंजल्डिहाइड से ना बन पाएगा, बेंजल्डिहाइड से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ना हो पाएगा भैया। यानी बेंजीन पे Cl या Br होता तो मैग्नीशियम इंट्रोड्यूस कर देते, लेकिन बेंजल्डिहाइड से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ना हो पाएगा। साइनाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो ही नहीं पाएगा कि CHO को हटा के मैं साइनाइड जोड़ लूं ना। तो बचा तीसरा ऑप्शन कि अगर मैं कैसे भी करके इसे बेंजॉइल क्लोराइड में कन्वर्ट कर पाऊं, है तरीका। वो तरीका ये है, इसका सिंपली ऑक्सीडेशन करूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी COOH आएगा, फिर उसी OH को हटा के वहीं पे Cl डाल, ये हो जाएगा। तो अपन दो स्टेप एक सिंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे देखिए, अगर मैं यहाँ पे पहली स्टेप में कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दूं, जैसे CrO3 डाल दिया, तो ये सीधे कन्वर्ट हो गया किसमें, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड बनते सही उसमें अपन ने डाल दिया SOCl2, तो ये बन गया है बेंजॉइल क्लोराइड। अब अगर इसकी रिएक्शन बेंजीन से ही करा दूं तो ये हो गया RCOCl, यानी अपन ने वहां मेथड ऑफ प्रिपरेशन और फ्रीडल क्रॉप स्टाइलेशन में क्या पढ़ा था कि अगर आप बेंजीन की रिएक्शन किससे कराते हैं, RCOCl से, तो Cl R की जगह AR भी था वहां पे, कि फ्रीडल क्रॉप स्टाइलेशन इस चैप्टर का, जहां पे AR यानी बेंजीन रिंग और COCl हो, तो बेंजीन रिंग COCl है, तो ये जाके बेंजीन में इंट्रोड्यूस हो रहा था। तो मैं ये वाला इस बार बना लिया हूं अपने कन्वर्जन के पाथवे से, और उसकी रिएक्शन बेंजीन से करा दी। ठीक है, तो आप जो भी रिएजेंट यूज करना चाहें आप कर सकते हैं, जो भी पाथवे लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। हाँ, वो रिएक्शन होनी चाहिए, वो आपकी खुद की बनाई ना होनी चाहिए, यानी हम कुछ नया करें। तो भैया ऐसा है कि मौका मिलेगा आपको खुद से करने का, लैब में करते रहना। ठीक है, फिलहाल पेपर एग्जाम में ना करना कि आपकी खुद की रिएक्शन बनी हो कि सर हम तो क्या है कि हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लेंगे, क्या करना है CHO को हटा के MgBr तो लिखना है, नहीं साहब, ऐसा नहीं करना है। जो एग्जिस्ट कर रही हो आपकी NCERT किताब की रिएक्शंस हो उनका पाथवे लीजिए। कुछ नई रिएक्शंस भी रेफरेंसेस में होती हैं, तो NCERT के बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं, केवल NCERT के पाथवे को ही ढूंढिए, उसी के इर्द गिर्द घूमिए। ठीक है, उसके बियॉन्ड नई नई नाम से रिएक्शंस होती हैं, कुछ नए पाथवे दे दिए जाते हैं। एक्सेस में भार अपने कपारे में मत लीजिए, जितने में काम चल रहा है उतने में ही चलाइए। तो ये हो गया आपका फ्रीडल क्रॉप स्टाइलेशन थीम में बेंजोफिनोन बन गया, बीच में बनाया फिर मैंने बेंजॉइल क्लोराइड। और एरो के ऊपर बेंजीन दिख रहा है, ये बेंजल्डिहाइड हमें दिया गया था। पांचवें के बाद छठवें में जाते हैं, तो लिखा है ब्रोमोबेंजीन से 1-फिनाइल एथेनॉल बनाना है। तो कई बार तो नाम नहीं बनता है हमसे कि हम सही स्ट्रक्चर बना लें। यही 1-फिनाइल एथेनॉल दिया यहाँ क्लास में, लोगन कमाल कमाल की चीजें बना रहे हैं। 1-फिनाइल एथेनॉल बोल रहा है, मतलब आप 2 कार्बन लीजिए और 1 पे ही OH रहे और उसी से रिंग जुड़ी रहे। तो क्या है कि आप फिनाइल एथेनॉल ऐसे बनाते हैं अगर, तो ये 2-फिनाइल एथेनॉल है, और आपसे बोला जा रहा है 1-फिनाइल एथेनॉल, मतलब उसी कार्बन से फंक्शनल ग्रुप भी जुड़ा और रिंग भी जुड़ी बेंजीन में। अब फिर इसे बैलेंस करिए, किससे बनाना है वो मैं देखता हूं, ब्रोमोबेंजीन से कह रहा है, लेकिन उसके पहले ये है क्या इसे जानो। सर ये वही है 1-फिनाइल एथेनॉल? नहीं, ये अल्कोहल है, और अल्कोहल कैसा अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल। तो जब सेकेंडरी अल्कोहल बनाने की बात आती है, मैं कह रहा हूं कन्वर्जन तभी बनेंगे जब आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन याद आएगा। सेकेंडरी अल्कोहल हमारी किताबों में 2-3 तरीके से बने। एक था हाइड्रेशन कराना, तो हाइड्रेशन कराना है तो एल्कीन होने चाहिए थे यहाँ पे, तो हमको एल्कीन ना देके क्या दिया गया है, ब्रोमोबेंजीन। यानी सेकेंडरी अल्कोहल बनाने की पहली कंडीशन थी कि आपको मिलना चाहिए एल्कीन, तो साहब एल्कीन तो नहीं है ये, यानी पहली निरस्त हो गई। दूसरी आई प्रिपरेशन
जब आप कीटोन से बनाते थे, कीटोन से अगर आपको सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है तो कीटोन इससे ना बन पाएगा, है ना, Br है तो उसको रिप्लेस करके कीटोन ग्रुप कैसे लाऊं, ना हो पाएगा, तो कीटोन भी नहीं बन सकता। तो तीसरा बच्चा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल, तीनों तरीके के अल्कोहल आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बना सकते थे। ये रहा, है ना, ब्रोमोबेंजीन, जिससे आराम से आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना सकते हैं। कैसे? Mg की रिएक्शन कराइए, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड पाइए। और अगर आपको याद हो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तीनों तरीके के अल्कोहल बनाता था, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी, तो जब प्राइमरी बनाना होता था तो मेथेनॉल से रिएक्शन कराते थे हर बार। प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन हमेशा मेथेनॉल यानी फॉर्मल्डिहाइड से कराते थे। लेकिन जब सेकेंडरी बनाना होता था या टर्शियरी, तो सेकेंडरी में किसी एल्डिहाइड से और टर्शियरी के लिए किसी कीटोन से कराते थे। तो फिलहाल कीटोन की जरूरत नहीं, एल्डिहाइड की। तो कौन सा एल्डिहाइड ले लूं मैं इससे रिएक्शन कराने के लिए? तो जितने कार्बन आपको दिख रहे हैं बेंजीन रिंग के अलावा, उतने ही कार्बन वाला एल्डिहाइड ले लीजिए। तो मुझे दिख रहा है 1-2 कार्बन, यानी मैं एथेनॉल। तो ये फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अगर किसी एल्डिहाइड से करा दी जाए, जैसे यहाँ लिया है एथेनॉल, तो हमें प्रोडक्ट में हमेशा क्या मिलता है? सेकेंडरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए अपन क्या लेते हैं? फॉर्मल्डिहाइड, मेथेनॉल। सेकेंडरी के लिए कोई एल्डिहाइड। टर्शियरी बनाना होता है यहाँ पे तो अपन क्या लेते हैं यहाँ पे? कीटोन। तो कीटोन तब जब सेकेंड टर्शियरी बनाना होता है। तो ये था आपका कौन सा नंबर? 6। अब 7th में चल रहा हूं। बेंजल्डिहाइड से 3-फिनाइल प्रोपेन 1-ऑल, कार्बन भयंकर बढ़ रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं एल्डोल तो आएगा। कार्बन समझिए, पहले जो था वो बेंजल्डिहाइड था, उससे 3-फिनाइल, फिर उसके बाद देखिए बेंजल्डिहाइड में कितने कार्बन? 7वां देखिए, बेंजल्डिहाइड में रिंग के बाद आपको एक कार्बन दिख रहा है, टोटल 7। ठीक है, अब जो बनाने के लिए बोल रहा है वो 3-फिनाइल प्रोपेन 1-ऑल, मतलब 3 पे फिनाइल होना चाहिए, फिर 3 कार्बन, है ना, 3 पे फिनाइल आए, फिर ऑल, मतलब यहाँ पे आपको अगर दिखाई दे रहा हो 2 कार्बन एक्स्ट्रा बढ़े, फिर 2 कार्बन बढ़ाने। एक बढ़ाना होता तो साइनाइड आपकी मदद कर सकता था, लेकिन जब आपको कितने बढ़ाने हो? 3-3 2-2 बढ़ाने हैं, तो 2 जहां या 2 से ज्यादा बढ़ाने हो तो एल्डोल के बिना कुछ हो नहीं सकता। तो मैं अगर बेंजल्डिहाइड का क्रॉस एल्डोल कराऊं, किसके साथ? कितने कार्बन एक्स्ट्रा चाहिए अपने को? 7 और 2 9 चाहिए, उस वाले में 9 है, तो 2 वाला एल्डिहाइड ले लो। 2 एल्डिहाइड, 2 वाला एल्डिहाइड कौन है? यही एथेनॉल, CH3CHO। कंडेंसेशन कर दो, एल्डोल कंडेंसेशन, तो क्या बनेगा देखो। आपको याद हो कि एल्डोल कंडेंसेशन में इसका अल्फा हाइड्रोजन लिया जाता था, इसका ऑक्सीजन, और यहाँ आ जाता था डबल बॉन्ड, यानी CH डबल बॉन्ड CH CHO। इससे इसे कैसे बना पाएंगे? तो देखो अब यहाँ पे ये एल्डिहाइड ग्रुप है, आराम से अल्कोहल में कन्वर्ट हो सकता है, और ये रहा डबल बॉन्ड जिसे आपको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। दोनों प्रोसेस रिडक्शन। अगर एल्कीन से तुम एल्केन में जाना चाहते हो, यानी डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में, तो रिडक्शन करो, और एल्डिहाइड से अगर आप जाना चाहते हो किसमें? अल्कोहल में, तो भी रिडक्शन करो। तो अल्टीमेटली केवल आपको रिडक्शन करने की जरूरत है। तो रिडक्शन के लिए कई रिड्यूसिंग एजेंट है, H2Ni 10th से पढ़ रहा हो, H2PD, NaBH4, LiAlH4, ढेर सारे रिड्यूसिंग एजेंट है। बस पाथवे समझ लो कि यहाँ पे मैंने एल्डोल कंडेंसेशन क्यों कराया, क्योंकि मुझे तीसरे कार्बन पे OH नहीं चाहिए, पहले पे चाहिए, यानी प्राइमरी अल्कोहल चाहिए, यानी एल्डिहाइड बचा रहे, एल्डिहाइड का रिडक्शन कर दूंगा मैं। सबसे पहले दिमाग में ये क्यों आया, एल्डोल ही क्यों आया? तो वो क्या है लॉजिक? लॉजिक ये है कि मैं कार्बन 2 या 2 से अधिक बढ़ता हुआ पाऊं, सीधे मैं एल्डोल करूं, क्योंकि
एक कार्बन बढ़ाना है हमारी ऑर्गेनिक में तो मदद कर सकता है साइनाइड, लेकिन उसके बाद फिर या तो वुड्स रिएक्शन करूं, तो वुड्स रिएक्शन तो यहाँ पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो मुझे एल्किल हैलाइड मिल ही नहीं रहा है, तो एल्किल हैलाइड हो तो डबल करूं, तो वुड्स रिएक्शन का कोई ऑप्शन नहीं। तो बच्चा बताया गया था पीछे आपको कि जब आपको कार्बन बढ़ाने हो कम से कम 2 या 2 से ज्यादा, तो एल्डोल ही सहारा है आपका। ठीक है, एल्डोल क्रॉस एल्डोल। अगला लिखा हुआ है बेंजल्डिहाइड से अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एस्टिक एसिड, बहुत लंबा नाम है। अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एस्टिक एसिड, पहले नाम सही कर लें, है ना। अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एस्टिक एसिड, तो पहले फिनाइल एस्टिक एसिड बना। फिनाइल एस्टिक एसिड यानी 2 कार्बन, ये 2 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिटिक एसिड कॉमन नेम में जानते हैं। अल्फा, ये जी हाँ, ये कार्बन कौन सा है, अल्फा है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, उसके बाद वाले कार्बन को आप अल्फा बोलोगे। इसी अल्फा पे OH जोड़ने के लिए कह रहा है। अब ध्यान से नाम पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है, अल्फा हाइड्रोक्सी, अल्फा पे हाइड्रोक्सी, ठीक है, फिनाइल, ठीक है, एस्टिक एसिड, 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बन गया नाम। बैलेंस कर दिया हाइड्रोजन तो एक हाइड्रोजन आएगा। अब ये बनाना किससे है वो थोड़ा देखें, बेंजल्डिहाइड, तो ये बेंजल्डिहाइड से बनाना है। तो अगर ध्यान से देखो बेंजल्डिहाइड से वो बनाना है, मतलब अगर मैं देखूं तो केवल एक कार्बन बढ़ाना है, देखो ना, एक कार्बन बस बढ़ाना है, ये COH वाला। तो एक कार्बन बढ़ाना है तो आपकी साइनाइड मदद कर सकता है, बहुत देर से चिल्ला रहा हूं। तो इससे अगर मैं साइनोहाइड्रिन बना लूं, साइनोहाइड्रिन मतलब अगर आपको याद हो कि 2 ग्रुप चाहिए ना, OH भी चाहिए और साइनाइड भी ला लें, तो साइनाइड का आप आराम से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन कर सकते हैं। कैसे कि अगर आप HCN से रिएक्शन कराते हैं 8 नंबर वाले में, बेंजल्डिहाइड का साइनोहाइड्रिन कैसे बनेगा कि आप CHO ग्रुप को OH और साइनाइड में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये साइनोहाइड्रिन था। कैसे, CHO की रिएक्शन HCN से होती थी, तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को लेके OH में कन्वर्ट हो जाता था और ये साइनाइड डायरेक्ट आके अटैच हो जाता था। अब ये CN आराम से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। साइनाइड के कन्वर्जन के कई पाथवे बताया गया था, उसमें बोला गया था एसिड या बेस हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, आराम से साइनाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है, या अमाइड में, तो जैसा आपको चाहिए। तो फिलहाल अगले चैप्टर में अमाइड की जरूरत पड़ेगी, फिलहाल साइनाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। तो ये बन गया था साइनोहाइड्रिन, और उसका नाम लिखा ही हुआ है, इसका भी नाम लिखा हुआ है। ये हो गया 8th नंबर। 9th वाले में कह रहा है बेंजोइक एसिड से मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल बनाओ। कौन सा वाला, 9th नंबर, बेंजोइक एसिड से, बेंजोइक एसिड, ठीक है, से क्या बनाना है, मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल, मेटा पे नाइट्रो और बेंजाइल अल्कोहल ये रहता है। मुझे क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले कि COH ग्रुप है, उसे CH2OH में कन्वर्ट करने की बात कर रहा है, आराम से हो जाएगा रिडक्शन से, कार्बोक्सिलिक एसिड से रिड्यूस कर दूंगा तो बन जाएगा। दूसरा है नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस कराना, ये दिख रहा हो नाइट्रो ग्रुप, तो नाइट्रो ग्रुप लाना है, यानी केवल और केवल नाइट्रेशन कराने की जरूरत है। अब नाइट्रेशन पहले कर लूं बाद में करूं तो वो दिमाग दौड़ा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, तो
मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप यानी इनका पहले नाइट्रेशन करा दो, तो नाइट्रेशन कराओगे HNO3H2SO4 डाल दोगे तो ये बेंजोइक एसिड तो COH ग्रुप है उसके मेटा पोजीशन पे आपको नाइट्रो मिल जाएगा। अगला काम बहुत आसान, कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनाना है आपको, तो अल्कोहल बनाने के लिए आपको केवल रिडक्शन कराने की जरूरत है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जैसा रिड्यूसिंग एजेंट डाल दो। ये आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड से प्राइमरी अल्कोहल बनाए जा सकते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड से और कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो गया आपका कन्वर्जन पूरा कंप्लीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12.15, अब बात करें 12.17 की, तो इसमें दो रिएक्शन बस बची थी शुरू वाली, तो ये अब कार्बोक्सिलिक एसिड जो लोग पढ़ चुके हैं तो आराम से कर सकते हैं। 12.17 में पहला, अगर आपको KMnO4 KOH दिख गया, तो मैंने कहा था ना इस चैप्टर के जितने भी कन्वर्जन में कहीं भी KMnO4 KOH आपको डालना पड़े या दिख जाए, सीधे जितने भी अल्काइल ग्रुप जुड़े हों बेंजीन रिंग में सीधे उन्हें कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दीजिए। एल्डिहाइड हो उसे कन्वर्ट कर दीजिए, कीटोन हो उसे भी कर दीजिए। KMnO4 KOH एक स्ट्रॉन्ग ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो बेंजीन में जुड़े अल्काइल ग्रुप को काहे में कन्वर्ट कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो 12.17 के फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, रिंग में जो इथाइल था वो सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड, अब इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता है कि COH ग्रुप दो ठो दिख रहा है आपको और थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करने के लिए कह रहा है, तो जहां मुझे OH दिखा उसी OH की जगह पे मैं Cl जोड़ दूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड से आपको ऑयल क्लोराइड मिल जाएंगे। बाकी ये जो आपको 11 में से 9 दिख रहे हैं 2 होने के बाद वो सारे करा दिए गए हैं आपको। पीछे अगर आप रहे हों क्लास अटेंड किए हों तो अच्छी बात है, नहीं किए हो तो आप जानिए भाई, ठीक है, सारे बता दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में हूं मैं। 18 के फर्स्ट में लिखा हुआ है गिव प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी हम उससे रीजनिंग पूछी जा रही है, एक्सप्लेनेशन भी पूछा जा रहा है। तो कह रहा है साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोन मतलब रिंग में आपने कीटोन जोड़ा, फिर उसके बाद ये कह रहा है साइक्लोहेक्सेनोन फॉर्म्स साइनोहाइड्रिन इन गुड यील्ड, यानी ठीक ठाक बना रहा है, साइनोहाइड्रिन ये ठीक ठाक बना रहा है, तो बनाएगा भी। ये कीटोन ग्रुप है तो एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप है ना किसी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए तैयार है, ठीक है। फिर कहता है कि 2,2,6 ट्राइमेथाइल साइक्लोहेक्सेनोन डज नॉट, मतलब ये जो आपको अब नया दिख रहा है 2,2,6 ना 2,2,6 पे, हाँ मिथाइल ग्रुप, ये भी साइक्लोहेक्सेनोन है लेकिन इसमें सब्स्टिट्यूशन हो चुका है, इसमें नहीं हुआ है। कहता है ये अच्छी यील्ड में बना रहा है लेकिन ये अच्छा यील्ड नहीं दे रहा है, मतलब रिएक्शन ये कर रहा है करेगा ही लेकिन इतना अच्छा नहीं कर रहा है कि खूब सारा अमाउंट मुझे साइनोहाइड्रिन मिले। तो आंसर तो बहुत अच्छा है, वही दो रीजन कि अगर आपको याद आए कि कीटोन्स पहले से ही कम रिएक्टिव थे ड्यू टू टू रीजंस, एक स्टीरिक रीजन था और एक दूसरा इलेक्ट्रॉनिक रीजन था। दोनों रीजन के कारण ये पहले से ही लेस रिएक्टिव थे, तो लेस रिएक्टिव होने के और रीजन बढ़ गए हैं। ये अगर आपको दिख रहा हो कि बल्कीनेस यानी स्टीरिक रीजन और इलेक्ट्रॉनिक रीजन दोनों के लिए मेथाइल ग्रुप बिल्कुल उस कार्बोनिल कार्बन के इर्द गिर्द बिल्कुल है ना जमा हो चुके हैं। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, जो यहां पे है कौन मिथाइल ग्रुप, डिक्रीजेस रिएक्टिविटी टूवर्ड्स
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो जितनी भी तरीके की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं उन सभी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में डिक्रीज करने वाले ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो ये कहलाता था इलेक्ट्रॉनिक रीजन, और दूसरा था कि न्यूक्लियोफाइल की अप्रोच को इस कार्बन तक घटा देने के लिए रिस्पॉन्सिबल इन बल्की ग्रुप्स की प्रेजेंस थी, यानी स्टीरिक रीजन। तो ऐसे दो कारण आपने सुने थे कि जिसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी वाला पूरा पैराग्राफ था आपका, और मैंने कहा था जहां से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, 300 है ना 58 पेज जो था आपका पुरानी किताबों में, और 366 जहां न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सेगमेंट ही स्टार्ट हुआ था। तो पहले वाले पैराग्राफ में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मैकेनिज्म समझाया गया था, फिर छोटा सा पैराग्राफ था जिसमें आपको रीजनिंग समझाई गई। एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दैन कीटोन्स। फिर इन दोनों की रिएक्टिविटी कैसे घटेगी वो समझाया गया था। ठीक है, तो उसमें दो रीजन आए थे, एक इलेक्ट्रॉनिक रीजन और एक स्टीरिक रीजन। स्टीरिक रीजन ये था कि ये जो बल्कीनेस बढ़ती है कीटोन में वो उसकी रिएक्टिविटी को घटा देती है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है जो अप्रोच नहीं कर पाती। 13 वाले क्वेश्चन में जो पहला था आपको ये बता रहा था कि जब साइक्लोहेक्सेनोन का आप स्ट्रक्चर बना देंगे और 2,2,6 ट्राइमेथाइल साइक्लोहेक्सेनोन का बनाएंगे तो उसमें रीजनिंग आपकी दोनों आएंगी और कंप्लीट हो गया था आंसर। तो बस आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के जुड़ने से जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं उनकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो जो भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ होगा उसकी रिएक्टिविटी कम होगी उन कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल की तुलना में जिनमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एब्सेंट रहे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 18 था। 18 का फर्स्ट हो चुका था, सेकंड पहले ही बताया गया था। तीसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन चैप्टर 5 में भी आपको मिलेगा, लेकिन चूंकि कैटालिसिस आपके इस साल के सिलेबस में नहीं है तो इसलिए आप यहाँ पे जरूर सुन लें। एस्टर्स का हाइड्रोलिसिस जब कराया जाता है तो एसिड के प्रेजेंस में होता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं, तो वो इनिशियली थोड़ा स्लो चलता है, लेकिन कुछ देर बाद वो प्रोसेस बड़ी मतलब आराम से चलने लगती है और स्पीड पकड़ लेती है। फिलहाल मैं क्वेश्चन पढ़ लूँ, अगर आप देखें तो लास्ट में जो रीजनिंग है वो क्या है, ली चैटलियर प्रिंसिपल जिन लोगों ने पढ़ा हो तो उनके लिए। During the preparation of ester from carboxylic acid and alcohol in the presence of an acid catalyst, the water or the ester should be removed as soon as it is formed. तो बच्चों ये है कि अगर आपको ली चैटलियर प्रिंसिपल के कुछ बेसिक पॉइंट याद हो कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का बड़ा रोल होता था उन रिएक्शंस का जो रिवर्सिबल नेचर की होती थी। तो 12.18 के थर्ड में पहले वो रिएक्शन जो आपको दिख रही है, यानी ये तो प्रिपरेशन की है, सॉरी मैं डिकम्पोजिशन दिखाने लगा, उल्टा करना है आपको जैसा बोला गया है। कार्बोक्सिलिक एसिड लीजिए और उसकी रिएक्शन अल्कोहल से कराइए। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है एसिड की प्रेजेंस में हो रही है, एस्टर फॉर्म हो रहा है और साथ में वाटर। तो पहला जवाब यही है, क्योंकि उसमें जो साइन दिख रहा है आपको रिवर्सिबल, तो कहने का ये मतलब कि एस्टर फिर हाइड्रोलाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल प्रोड्यूस कर देगा। इस रिवर्सिबल नेचर के कारण रिएक्शन को अगर आपको फॉरवर्ड में ही शिफ्ट करना है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चलती रहे, इसके लिए सबसे पहली चीज कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये ली चैटलियर ने कहा था कि जितना जल्दी आपका प्रोडक्ट बने उसे रिमूव करते जाइए तो रिएक्शन कहाँ की ओर शिफ्ट होती जाएगी, फॉरवर्ड। तो अगर आपको एस्टर बनाना हो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की मदद से,
सो रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ाते जाइए और प्रोडक्ट को रिमूव करते जाइए, तो कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाती जाएगी। तो दिस इज ड्यू टू रिवर्सिबल नेचर ऑफ रिएक्शन and Le Chatelier principle जितनी जगह इक्विलिब्रियम अटेन होता था या रिवर्सिबल रिएक्शंस होती थी वहां हमेशा आपकी मदद करता है ली चैटलियर। उसको अगर ईल्ड बढ़ाना हो तो ईल्ड बढ़ाने का तरीका भी उसने बताया है, और किसी रिएक्शन को रिवर्स करना हो यानी किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाना हो तो ली चैटलियर आपकी बड़ी मदद करता था। बहुत सारी जगहों पे इस साल ली चैटलियर लगा, खासकर 7 चैप्टर जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी कई बार आपको इनका जिक्र मिला है। H2SO4 की अगर प्रिपरेशन हो, अमोनिया की प्रिपरेशन हो, हैबर्स कॉन्टैक्ट और पोस्ट वॉल प्रोसेस जिनसे आप बनाते थे ये प्रोडक्ट, तो वहां भी ली चैटलियर प्रिंसिपल आया है। वहां पे टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट इन सब का रोल बताते समय ये प्रिंसिपल का रोल आया था। फिलहाल ऑर्गेनिक में एक बार आपने सुन लिया क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन। कुल मिला के आपको समझ में आया हो कि प्रोडक्ट को आपको रिमूव करते जाना है, रिएक्टेंट बढ़ाते जाना है, तो रिएक्शन हमेशा कहाँ की ओर शिफ्ट होती जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन का नेचर कैसा है? रिवर्सिबल। क्वेश्चन नंबर 19 में जो पहले सेगमेंट है अगर आप पढ़ेंगे तो जो परसेंटेज दिए गए हैं, इन परसेंटेज का यूज करके आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला डिराइव करना है। और अगर आपको क्लास 11 का इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला वाला सेगमेंट याद हो कि अपन परसेंटेज लिखते थे फिर उसके बाद उनके एटॉमिक मासेस से डिवाइड करते थे, उसमें बाद जो नंबर्स आते थे उनमें से जो लोवेस्ट नंबर होता था उससे सबको डिवाइड करके एक सिंपल रेशियो निकालते थे जिसमें एटम्स मिल जाया करते थे। तो अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं फार्मूला बता दे रहा हूँ। अब बातें फार्मूले के बाद से, क्योंकि क्लास 11th वाला सेगमेंट आपको आना चाहिए। यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा वो C5H10O आएगा। यानी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपसे पूछा जा रहा है, यानी इतने सारी चीजें बताने के बाद 3 एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परसेंटेज दिए गए हैं। परसेंटेज के सारे आप इंपीरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं अगर एटॉमिक मास याद हो। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 लिया जाता है और ऑक्सीजन का 16। तो परसेंटेज को डिवाइड कर लीजिएगा, जिन्हें भूल गया हो तो मैं जल्दी जल्दी याद दिला रहा हूँ। कार्बन के परसेंटेज को उसके एटॉमिक मास से, हाइड्रोजन के परसेंटेज को उसके एटॉमिक मास से और ऑक्सीजन के परसेंटेज को 16 से यानी उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करने के बाद जो 3 नंबर आए तो उनमें से लोवेस्ट नंबर देखिएगा कौन सा सबसे छोटा है, उससे तीनों को डिवाइड करना है जो आए हैं आपके रिजल्ट। और तीनों को डिवाइड करने के बाद जो जो नंबर्स आ रहे हैं वो अप्रॉक्स लिए जाते हैं, राउंड अप करके, मतलब नियर कौन सा होल नंबर है उसके पास लिए जाते हैं। जैसे कार्बन का नियर 5 आएगा, ठीक है, 5.07 आया तो 07 आप निगलेक्ट करिए पॉइंट के बाद। इस तरह से आप अगर एक फार्मूला पा जाएंगे जिसका नाम है एम्पिरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर मॉलिक्यूलर मास ना दिया जाए, जैसे इसका मॉलिक्यूलर मास दिया गया हो आपको तो उसको आप मिला भी सकते हैं अगर इसका निकालना हो तो। कार्बन का 12 होता है, मल्टीप्लाई करो 5 से, प्लस हाइड्रोजन का 1 into 10 और 16, तो आप देखेंगे कि ये हो गया 60 + 10 70 + 10 86, तो आपको 86 ही मिलेगा इसका भी मॉलिक्यूलर मास। यानी सही आप करेंगे कैलकुलेट तो यही इंपीरिकल फार्मूला मिलेगा। क्लास 12 की बात है अब इसके आगे से, ठीक है, वो ये है कि लिखा हुआ है इट डज नॉट रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट, मतलब ये एल्डिहाइड नहीं। इट डज नॉट रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट मतलब ये एल्डिहाइड नहीं है। तो बच्चों एक ऑक्सीजन देखने के बाद 4 कंपाउंड के सस्पेक्ट आते हैं, अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन। तो अल्कोहल, ईथर कैसे हट गए हैं इस सस्पेक्ट से? क्योंकि आपको याद हो कि जनरल फार्मूले लिखाए थे मैंने, कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर, है ना,
अगर आपको डबल से दो ज्यादा दिखते हैं यानी CnH2n+2, ठीक है, एक ऑक्सीजन, तब वो अल्कोहल या ईथर हो सकता है। यहाँ आप डायरेक्ट डबल पा रहे हैं CnH2nO। याद करिए ये फार्मूला एल्डिहाइड और कीटोन के लिए लिखाया गया था। ये एक दिन की क्लास में आपको जनरल फार्मूले बताए गए थे और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिक समझाई गई थी। तो ये या तो एल्डिहाइड है या तो कीटोन है, ये फार्मूले से पता चल गया। आपको नहीं चला है तो याद रखिए CnH2nO दिखेगा तो या तो वो एल्डिहाइड है या फिर कीटोन एलिफेटिक। एरोमेटिक के लिए तो अलग लॉजिक बताया था, कार्बन हाइड्रोजन कंपेरेबल रहेंगे तब की बात। तो क्या होने की संभावना है इसके, या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन। तो अगली लाइन में ही एक सस्पेक्ट फिर खत्म, साहब ये एल्डिहाइड नहीं है क्योंकि टॉलरेंस टेस्ट नहीं दे रहा है। अगली लाइन कह रहा है कि बट फॉर्म्स एन एडिशन कंपाउंड विथ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एंड गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। इन दोनों बातों से ये क्लियर हो जाता है कि ये कीटोन है। बात समझिएगा, सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन रिएक्शन और 2,4-DNP डेरिवेटिव बनाना एल्डिहाइड और कीटोन्स की, है ना, एक जनरल रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाते ही हैं, जैसे साइनोहाइड्रिन, एसिटल और ढेर सारे जो आपने पढ़े थे उस टेबल में, आइमीन, साइनोहाइड्रिन, ये सारे नाम आपने जो सुने थे, ये सब एल्डिहाइड या कीटोन करते हैं। तो अगर सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन रिएक्शन दे रहा है तो अंडरलाइन करिए ये कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस बता रहा है। कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन रिएक्शन होगी। तो चाहे वो एल्डिहाइड होता चाहे कीटोन होता, दोनों ये रिएक्शन देते। लेकिन उसके बाद जो लिखा है उससे ये कंफर्म है कि वो मिथाइल कीटोन। कारण उसका, क्योंकि उसने लिखा है कि ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। तो अगर आपको समझ में आए कि इन 5 कार्बन में कहा कीटोन ग्रुप होगा तो CH3C डबल बॉन्ड O, यानी मिथाइल के जस्ट बाद ही आप कीटोन ग्रुप रखें, क्योंकि ये कौन सा टेस्ट दे रहा है, आइडोफॉर्म। बाकी बचे जितने कार्बन हों उन्हें लीनियरली आप जोड़ दीजिए। तो जो कंपाउंड है इस मॉलिक्यूलर फार्मूले में, ये टॉलरेंस टेस्ट नहीं दे रहा है, इस कारण से एल्डिहाइड नहीं बनाया मैंने, ठीक है। कीटोन बनाया इसलिए क्योंकि ये सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन रिएक्शन दे रहा है। और दूसरा, मिथाइल कीटोन ही क्यों बनाया सर, यहां भी तो कीटोन हो सकता था, क्योंकि ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है तो ये स्टाइल ग्रुप की प्रेजेंस जरूरी थी CH3CO की। तो इस कारण से कंफर्म हुआ कि ये पेंटेन 2 है। उसके बाद लास्ट में ये भी बता रहा था कि विगरस अगर ऑक्सीडेशन कर रहे हैं आप इसका, तो ये एथेनोइक और प्रोपेनोइक एसिड भी दे रहा है। तो अगर आप समझें कि यहाँ से अगर क्लीव होगा बॉन्ड तो इधर वाला कीटोन का टेरी ऑक्सीडेशन होता था, मैंने बताया था अंतर। एल्डिहाइड बहुत माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में विथ, है ना, इक्वल नंबर ऑफ कार्बन। जितने एल्डिहाइड में होते हैं उतना ही कार्बन वाला आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है इन केस ऑफ एल्डिहाइड। लेकिन टेरी ऑक्सीडेशन होता है यानी स्प्लिट होके कीटोन ऑक्सीडाइज होते हैं। तो जितने कार्बन आपको दिख रहे हैं कीटोन, उतने ही कार्बन वाला कभी कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपका टूटेगा, ये यहाँ से सीसी बॉन्ड टूटते हैं तो इधर वाला आपका एथेनोइक में कन्वर्ट होगा और 3 कार्बन बच रहे हैं तो प्रोपेनोइक एसिड। तो जैसे यही रिएक्शन मैं बनाऊंगा, तो आपने कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, विगरस ऑक्सीडेशन करा, तो ये वाला बॉन्ड क्लीव कर दीजिए। तो ये बॉन्ड क्लीव होने से आपको जो बोला जा रहा है वही बना दीजिए, एथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड ये यील्ड हुए, तो 1 नंबर आपको इस रिएक्शन के भी मिल गए। अब आपको आइडोफॉर्म टेस्ट दिखाना हो इसका, ठीक है, 3 नंबर का है तो आपको 3 फीचर्स बताने चाहिए। जैसे फार्मूला आपने बना दिया, 2 नंबर का सेगमेंट वो होता एम्पिरिकल फार्मूला बनाने में, 3 नंबर अब बचते, 5 नंबर का था अगर क्वेश्चन, तो 2 नंबर किसमें मिल गए, एम्पिरिकल फार्मूला बनाने में, फिर उस कंपाउंड का नाम लिखने में कि पेंटेन 2 है। फिर फर्दर आप रिएक्शंस 3 बता दीजिए जिससे ये कंफर्म ही हो जाए। जैसे अगर आपको समझ में आए आइडो फॉर्म कराना है तो CH3CO
CH2 CH2 CH3 आइडोफॉर्म के लिए आइडोफॉर्म रिएजेंट्स क्या यूज करते हैं हम लोग, NaOH और आयोडीन। तो जो ये मिथाइल ग्रुप होता है वो सीधे करस्पॉन्डिंग आइडोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, CHI3 और येलो PPT देता था। ठीक है, और बाकी बचे जितने कार्बन हुआ करते थे तो अपन गिन लिया करते थे, 4 है। तो ये 4 कार्बन वाला सोडियम सॉल्ट बनाते थे अपन, COONA। ऑर्गेनिक में सॉल्ट का नाम आया तो आप समझ लीजिए कि वो कार्बोक्सिलेट सॉल्ट ही है। तो आप कार्बन गिन लीजिए, तो सोडियम लिखा और 4 कार्बन यानी ब्यूटेन और उसमें सफिक्स लगा दिया O8। तो ये हो गई आइडोफॉर्म रिएक्शन कंप्लीट। तो 2 रिएक्शन बना लिए अपन ने, एक तीसरी रिएक्शन सोडियम बाइसल्फाइड रिएक्शन भी दे रहा है, तो ये नई होगी, ध्यान से देखना कैसे बना रहे हैं सर। CH3C डबल बॉन्ड O, ये कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन है, इसलिए कार्बोनिल ग्रुप को एक्सपोज कर रहा हूँ सामने, और बचे हुए कार्बन को मैं एक काम करता हूँ, इकट्ठा लिख देता हूँ C3H7, क्योंकि इन कार्बन का कोई रोल नहीं है, सीधा सीधा रोल है किसका, कार्बोनिल ग्रुप का। सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3, तो आप सोडियम को आयोनाइज करेंगे और ये पूरा पार्ट एक साथ आयोनाइज होगा। तो यहाँ पे आप पाएंगे, इधर ध्यान से देखिएगा, ये बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट होगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव वाले को पॉजिटिव के साथ जोड़ दीजिए, पॉजिटिव को नेगेटिव, सीधा आप प्रोडक्ट एक बनाएंगे, क्योंकि रिएक्शंस इंटरमीडिएट के फॉर्म में आपको दी गई हैं, तो वो इंटरमीडिएट के फॉर्म में नहीं रिएक्शन लिखनी, एक रिएक्शन नेट रिएक्शन लिखेगा। CH3C, इधर O के साथ Na जोड़ दीजिए और इस वाले पार्ट को जैसा था वैसे ही रहने दीजिए, C3H7, और इधर जोड़ दीजिए ये पूरा पार्ट SO3H। ठीक है, सुनाई दिया। तो ये 3 रिएक्शंस के बाद सबसे लास्ट वाला जो बन रहा है वही नाम जो आपकी किताब में लिखा है, सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड। ये कंप्लीट आंसर हुआ 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 आपको पहले भी बताया जा चुका है कि कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं किसकी तुलना में। अगर याद आ रहा हो कि वो फिनॉल से कंपेयर करने की बात हुई थी, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि फिनॉल के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे फिनॉक्साइड आयन के, कार्बोक्सिलेट आयन के 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे, फिर भी स्ट्रॉन्गर एसिड कौन था, कार्बोक्सिलिक एसिड। मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर इज द स्टेबिलिटी, जैसा लॉजिक यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन एटम है कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेजेंस में या कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स में, और एक ही ऑक्सीजन था अवेलेबल फिनॉल में। ठीक है, तो सारा खेल 2 ऑक्सीजन एटम के प्रेजेंस का है, इस कारण से ये ज्यादा स्टेबल भी और ज्यादा एसिडिक नेचर भी दिखाता है। तो इस तरह से आपका एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर खत्म होता है।